हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। यूपीएसआई स्पेशल हिंदी की 40 प्रश्न कराए जा रहे हैं डेली। तो आप सभी इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी हिंदी को एकदम मजबूत बनाइए। जितने भी प्रश्न कराए जाते हैं आप सभी की यूपीएसआई के कंप्लीट सिलेबस से ये प्रश्न होते हैं। तो इसलिए आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही जितने भी एग्जाम में हिंदी के प्रश्न आते हैं तो आप सभी इस क्लास को ले सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ आप देखेंगे कि आपकी हिंदी कितनी बेहतर हो रही है। तो चलिए सबसे पहले कल के प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन सा शब्द है? और इसके साथ ही आप सभी जितने नए बच्चे हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप सभी को डेली पीडीएफ मिल जाएगी। तो इससे आप सभी को रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आंसर दीजिए अब आप सभी कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनाधिकार, अहल्या, अंतर ध्यान। तो इसके जो तीनों ऑप्शन है वो सही है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए, आज हमारी 27 नंबर की क्लास है। इससे पहले 26 क्लास हो चुकी हैं। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दी जाएगी। जाकर आप सभी पूरी क्लास को देखिएगा। बहुत ही अच्छे प्रश्न कराए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ नए प्रश्न हैं। तो आप सभी जरूर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो ध्यान रखिएगा और अच्छे से आंसर कीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो 351 में दिए गए हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर पूछे कि राजभाषा किस अनुच्छेद में है तो 343 के एक में है। किसमें है? 343 के एक में। क्या है दोस्त? तो राजभाषा है। राजभाषा। तो आपकी राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। याद रखिएगा। सह राजभाषा पूछे, सह राजभाषा किस अनुच्छेद में है अगर पूछे आपसे तो 343 के दो में है। इसे भी ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? राजभाषा आयोग, ये प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा कि राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 344 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इन सभी प्रश्नों को आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि समास से है। तो आंसर दीजिएगा आप सभी। तो अनुरूप में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर कर्मधारय समास? समास के भेद पूछे तो 6 होते हैं, 4 आपके सामने है। इसमें एक होता है बहुव्रीहि समास और एक होता है तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास में क्या होते हैं कि दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे मान लीजिए रात दिन, यहाँ दोनों पद जो है प्रधान है। द्विगु समास की एक पहचान होती है कि इसमें पहला पद जो है संख्यावाची होता है। क्या होता है दोस्त? तो संख्यावाची होता है। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है कि इसका पहला पद जो होता है अव्यय होता है या फिर उपसर्ग लगा होता है। अव्यय होगा या फिर उपसर्ग लगा होगा। कर्मधारय समास में जो होता है कि इसका या तो जो शब्द होते हैं कर्मधारय के विशेषण विशेष से होते हैं या उपमेय उपमान होते हैं। तो अनुरूप में कौन सा समास है दोस्त? तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। यहाँ रूप शब्द में अनु उपसर्ग लगा हुआ है तो आपका ये क्या है? अव्ययी भाव समास है। चलिए, अगला प्रश्न है साहित्य से। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को, धर्मवीर भारती को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को या फिर रघुवीर सहाय को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछे राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सब का आप सभी प्रैक्टिस करिए और याद रखिए ताकि एग्जाम में कहीं से भी गलती ना हो। 35 प्रश्न आप जरूर करिए। 35 प्लस प्रश्नों को। तो 35 प्रश्न जो है आपके ये व्याकरण के हैं जो और साहित्य के हैं। 5 प्रश्न जो होते हैं गद्यांश के, तो उन्हें आप स्वयं कर सकते हैं लेकिन हम लास्ट में जरूर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, अगर आपसे पूछे कि लोक नायक किसे कहा जाता है? लोक नायक,
तो ये किसे कहा जाता है? तुलसीदास को कहा जाता है, तुलसीदास को। इसके साथ ही अगर आपसे पूछता है क्रांतिकारी कवि, क्रांतिकारी कवि, तो क्रांतिकारी कवि जो हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्त, क्रांतिकारी कवि किसे कहा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। अपभ्रंश का प्रणेता किसे कहा जाता है दोस्त? अपभ्रंश का प्रणेता। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, तो याद रखिए स्वयंभू को कहा जाता है, स्वयंभू। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर को कहा जाता है। इसके साथ ही आप इन चारों फैक्ट को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका वर्णमाला से। तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो जीभ के भाग के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है तो कितने भाग होते हैं दोस्त? 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और पश्च स्वर होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा नहीं होगा, तो विवृत स्वर जो है आपका ये नहीं होगा। तो अग्र स्वर में अगर पूछे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो अग्रिय दोनों ई जो है और दोनों ए जो है वो क्या है? अग्र स्वर है। मध्य स्वर आपसे पूछे क्या है? तो अ जो होता है आपका मध्य स्वर है। इसके बाद जितने भी वर्ण बचते हैं आपके वो क्या हो जाते हैं? पश्च स्वर हो जाते हैं। बड़ा आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। तो ध्यान रखेंगे दोस्त, अच्छे से इन्हें याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? 1976 में, 1993 में, 1995 में, 1983 में। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन पूछे कब संपन्न हुआ था? तो 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न भी आपका वर्णमाला से है। क और छ जो है, यहाँ पर छ नहीं होगा, ख होगा, ठीक। क और ख जो है, एक सेकेंड यहाँ पे च कर लीजिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो आप सभी ध्यान रखिए, यहाँ छ ही होगा, ठीक। तो च और छ जो है तालव्य वर्ण है। तो प और फ कैसे वर्ण है आपको बताना है। मूर्धा के वर्ण है, दंत्य है, ओष्ठ है या फिर कंठ है। तो च और छ जो है आपके तालव्य वर्ण है। प और फ आपके क्या है? ओष्ठ वर्ण है। क्या है दोस्त? ओष्ठ वर्ण है। याद रखेंगे। मूर्धन्य वर्ण में कौन सा आता है? तो ट वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, ट ठ ड ढ अण, ये होते हैं मूर्धन वर्ण। दंत में क्या आता है? त वर्ग के जो भी वर्ण होते हैं, त थ द ध न, ये क्या होते हैं? दंत होते हैं। और कंठ में क्या आते हैं? क वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, क ख ग घ अंगा, ये क्या होते हैं? कंठ होते हैं। इनका उच्चारण स्थान तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, साहित्य से ही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो ये इनकी जो भाषा थी वो अवधी भाषा थी। और इनकी रचनाएं पूछे कौन कौन सी? मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से। तो इनकी एक रचना है पद्मावत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखरावट, अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी कलाम। तो इन तीनों रचनाओं को इनका आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली रचनाएं हैं। तो इसका आंसर जो है आपका डी है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, श्लेष अलंकार होता है उभया अलंकार, शब्दालंकार या फिर अर्था अलंकार? तो श्लेष अलंकार क्या होता है दोस्त, बताइए आप सभी। अलंकार के भेद पूछे मुख्यतः कितने होते हैं? तो अलंकार के भेद जो है मुख्यतः 2 होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और
अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के जो भेद होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो शब्दालंकार के कितने भेद हैं दोस्त? तो 5 भेद होते हैं। पूछता है अगर कि कौन कौन से हैं तो उन्हें भी याद रखेंगे आप लोग। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और वीप्सा अलंकार। तो इन पांचों को ध्यान रखेंगे आप सभी। अब बताइए आप, श्लेष अलंकार होता है तो वो शब्दा अलंकार होता है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1966 में, 1965 में, 1967 में या फिर 1968 में? तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण जो है 1967 में प्रकाशित हुआ था। और अगर एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है 1968 को ध्यान रखिए, 1968 में जो हिंदी वर्तनी की लघु पत्रिका है वो प्रकाशित हुई थी। क्या प्रकाशित हुई थी? लघु पत्रिका। तो इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी वर्तनी की लघु पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1968 में हुई थी। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1967 में हुआ था। तो दोनों प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न है, मैं खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है? सहायक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या फिर नामबोधक क्रिया है? सबसे पहले आप सभी क्रिया के बारे में जानिए। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछता है, क्रिया के भेद, तो कितने होते हैं दोस्त? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक। ध्यान रखेंगे आप सभी। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि अगर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछे कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अगर यही प्रश्न पूछता है कि संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, तो संरचना के आधार पर क्रिया के भेद आपका होता है 5 होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछे 2 होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पूछे कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप सभी को दोबारा न पढ़ना पड़े। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, एक होती है आपकी कृदंत क्रिया, द पे बिंदी होगी, कृदंत क्रिया। अब पांचवी आपकी होती है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक चीज आप सभी ध्यान रखिए कि अगर कहीं पूछता है कि संरचना और प्रयोग के आधार पर, संरचना या प्रयोग जब आपका दोनों दे देता है, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे कि संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पूछे तब ये आपके 8 हो जाते हैं। इन पांचों में 3 जुड़ जाते हैं। कौन कौन से? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया और एक है सजातीय क्रिया। थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लेकिन दोबारा आप सभी को प्रश्न नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से जितने भी कंसेप्ट होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। कर्म के आधार पर क्रिया 2 है, सकर्मक अकर्मक। संरचना के आधार पर क्रिया 5 है, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत क्रिया और
संयुक्त क्रिया। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर जब पूछे तो ये 8 है। उन पांचों में 3 जुड़ जाता है, सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया। तो यहाँ पर प्रश्न था आपका, मैं खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया है दोस्त? तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। जब एक क्रिया दूसरे पर आधारित हो तो वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जैसी, मंझन, इंसा अल्लाह खां या फिर अमीर खुसरो। तो भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न है आपका, समास के दो पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विभक्ति कहा जाता है, विच्छेद कहा जाता है, बदलाव कहा जाता है या फिर विग्रह कहा जाता है? तो समास के दो पदों के अलगाव को क्या कहा जाता है? विग्रह। क्या बोलते हैं? समास विग्रह। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, चारुचंद की, यहाँ चंद होगा, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, अनुप्रास है, उपमा है या फिर श्लेष अलंकार है? तो जहां पर शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो, यहाँ पर यमक अलंकार होता है। और जहां पर वर्ण की आवृत्ति हो, यहाँ पर देखिए च च च, इन वर्णों की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इनमें से चारों में से सही वाक्य बताना है आपको। दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोला और तोप से आक्रमण किया, दुश्मन ने गोली और तोपों से आक्रमण किया। इन चारों में से एकदम सही आपको बताना है कि कौन सा वाक्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया। कोई भी दुश्मन एक गोला या एक तोप से तो करेगा नहीं, तो यहाँ पर गोले हैं तो एक गोला हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आप सभी कि वाक्य को अच्छे से पढ़कर तब आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको बताना है कि दर्शनाभिलाषी कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है बी वाला है। ध्यान रखिएगा ये जो लास्ट में है, ये जो षटकोण वाला स होता है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, वो स होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अभ्युदय में अभी है, अधि है, अति है या फिर अपि है? तो अभ्युदय में अभी उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या फिर करण कारक? तो जहां पर भी अलगाव हो वहां पर क्या होता है दोस्त? अपादान कारक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका उत्तर हो जाता है। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हिंदी शब्द जो है ईरानियों का दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजाड़ देना, उजाड़, उजड़वाना या फिर उजाड़ना? तो उजाड़ना आपकी अकर्मक क्रिया है, उजाड़ना नहीं होगा। क्या होगा? उजड़ना, उजड़ना। ठीक, ये आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। तो इसकी सकर्मक क्रिया आपकी क्या होगी? उजाड़ना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका उत्तर। यहाँ उजाड़ना होगी तब उसका सकर्मक क्रिया उजाड़ना होगा। ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी में कौन सा रस है? शांत रस है, वियोग श्रृंगार है, करुण रस है या फिर वात्सल्य रस? तो मन की उत्पत्त वेदना मन ही मन में बहती थी, यहाँ पर करुण रस है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? नायक का नायिका होगा, संचालक का संचारिका होगा, सेवक का सेविका होगा, अनुज का अनुजा होगा। आपको बताना है कि कौन सा गलत है। वही आपका, अनुज का अनुजा होता है, सेवक का सेविका होता है, नायक का नायिका। संचालक का यहाँ पर क्या होगा? संचालिका होगा। क्या होगा दोस्त? संचालिका। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो ये क्या है? आपका आंसर हो जाता है। तो बी वाला आपका आंसर है।
अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? भीमराव अंबेडकर ने, काका कालेलकर, सुनीति कुमार चटर्जी, जवाहरलाल नेहरू। तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव जो है सुनीति कुमार चटर्जी ने दिया था। ऑप्शन सी आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, ए किन दो स्वरों के से मिलकर बना है? तो ए जो है इन किन दो स्वरों से मिलकर बना है? तो अधन ए से आपका ए बना है। तो इससे कौन सी संधि बनेगी? तो दोस्त गुण संधि बनेगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका उत्तर है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन, महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, बनारसी लाल चतुर्वेदी। तो मेरी तिब्बत यात्रा घुमक्कड़ शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र, वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, ये किनकी रचना है? तो ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है। मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र, वोल्गा से गंगा, तीनों रचनाओं को याद रखेंगे आप सभी। प्रेम सागर किसकी रचना है? सदल मिश्र की, लल्लू लाल की, राम प्रसाद निरंजनी की, मुंशी सदा सुखलाल की। सुखलाल होगा यहाँ पर, सदा सुखलाल, सुखलाल। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। तो प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीएस का भी प्रश्न है और हिंदी का भी प्रश्न है। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? तो ये 2006 से मनाया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आप सभी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भक्त का तद्भव क्या है? भगत है, श्रद्धा है, प्रेम है या फिर भाव है? तो भक्त का तद्भव जो है भगत है। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, वर्णमाला से तो निम्नलिखित में कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है? अ, री, ए, ओ। तो आपका ए जो है ये ह्रस्व स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, ओ और री। इनकी संख्या पूछे तो कितनी होती है दोस्त? तो 4 होती है। चलिए, अगले प्रश्न पे और हाँ, इसे ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर या फिर मूल स्वर भी कहते हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, गिरिधर एवं विषधर किस प्रकार के शब्द है? योग रूढ़ है, संकर है, यौगिक है या फिर तद्भव है? तो क्या कहते हैं, जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, अगर आपसे पूछता है रचना या बनावट के आधार पर शब्द, बनावट, तो वो 3 है, रूढ़ है, योग रूढ़ है और यौगिक है। तो योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो सदैव पर्यायवाची होते हैं या फिर बहुव्रीहि समास के उदाहरण। तो गिरधर और विषधर आपका क्या है? ये जो है योग रूढ़ शब्द है। अगर गिरधर पूछता है तो गिरधर का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण हो जाते हैं। विषधर का अर्थ क्या है? भगवान शंकर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्तनी से नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। तो यहाँ पर सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित, आजीविका। तो यहाँ पर आपका सन्यासी सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, या फिर बिंदी लगाते हैं या फिर आधा न। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। चलिए, जिन ध्वनियों की गणना स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाए न व्यंजन में की जाए, उन्हें अयुग्वाह कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है 2 होती है, अंक और अह, अंक और अह। और उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये स होता है, श होता है, स होता है और ह, तीनों स होते हैं और ह। अंतस्य व्यंजन कौन से होते हैं? य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी। महत्वपूर्ण है प्रश्न।
अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि वह निरोग रहे और विद्वान रहे। कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य और कोई नहीं। तो मैं यहाँ और लगा और इसलिए जहां लगा हूं वहां पर क्या होता है? संयुक्त वाक्य। आंख बंद करके आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा संयुक्त वाक्य। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? तो इनमें से बताइए कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है? ये चिन्ह पूछिए किसका है? तो ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम। ये किसका चिन्ह है? तो ये जो है आपका उपविराम का चिन्ह है। उपविराम। उपविराम। और ये आपका चिन्ह है अर्धविराम का। किसका है? अर्धविराम। तो आपको अल्प विराम के चिन्ह बताने हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो दोस्तों उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर संख्यावाचक है? तो मीठा अमरूद में मीठा विशेषण जो है आपका ये गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि ये अमरूद का गुण बता रहा है कि वह मीठा है। चलिए अगला प्रश्न है विलोम से, सहचर्य का विलोम क्या होगा? वैमनस्य होगा, असहयोग होगा, विनियोग होगा या फिर अलगाव? सहचर्य का विलोम जो होगा अलगाव होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, 2 भेद हैं, 4 भेद हैं या फिर 5 भेद हैं? अभी आपने इससे पहले पढ़ा है, संरचना या रचना के आधार पे पूछे तो 5 होते हैं, संरचना और प्रयोग के आधार पे पूछे तो 8 होते हैं, कर्म के आधार पे पूछे तो 2 होते हैं। इससे पहले बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है इसे। चलिए अगला प्रश्न है, कहानी का बहुवचन क्या है? तो कहानी का बहुवचन जो है आपका कहानियां होता है। क्या होता है दोस्त? कहानियां। यहाँ पर चंद्र बिंदु होगी तो ध्यान रखिएगा, कहानियां। न में सदैव छोटी की मात्रा रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है और आज के लिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है, गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है, वाक्य में रेखांकित शब्दों के वचन बदलिए। तो घर का बहुवचन क्या होगा दोस्त? घरों होगा। लोग क्या है? लोग सदैव बहुवचन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। आज के लिए आपको प्रश्न है जिसका आंसर देना है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसका आंसर आप सभी दीजिए। कल क्लास शुरू होने से पहले आप सभी इसका आंसर देंगे, उसके पहले हम सब क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप सभी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।